हाँ तो प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ धमाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय गणित के पहले पाठ वास्तविक संख्याओं का दूसरा लेक्चर। इसके पहले हम लोग पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ी गई कुछ संख्याओं के बारे में अध्ययन किया और जैसा कि पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएँ, उसके बारे में भी अध्ययन किया। और हमने जाना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है और उसके मदद से किसी संख्याओं का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 को जो है हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय को लिए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला है 135 और 225 का एचसीएफ। दोस्तों, आप लोग को बताया गया था किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले छोटी और बड़ी संख्या का चुनाव कीजिए। तो बड़ी संख्या 225 है और छोटी संख्या 135 है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं और भाग देने के बाद यह देखा जाता है कि शेषफल शून्य है या नहीं। तो चलिए भाग देते हैं। 135 से यदि हम 225 में भाग दें तो एक बार जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और 135 आ गया और हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 90, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और आपको ये बताया गया था पहले वीडियो में कि शेषफल शून्य नहीं होता है, तो फिर जो है हम शेषफल से पहले के भाजक में भाग देते हैं और फिर जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं पर। तो फिर से यदि हमारा शेषफल जो है 0 नहीं है, इसलिए जो है हम 135 और 90 को जो है लेकर फिर एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो फिर हमने 135 में 90 से भाग दिया तो एक बार गया और जैसा कि शेषफल 45 बच गया। क्योंकि यहाँ भी जो है शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए हम फिर 45 और 90 को लेकर एक बार फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे, प्रमेय का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि हमारा शेषफल शून्य है कि नहीं है। तो हम 45 से 90 में भाग दिया तो 0 शेषफल आया। अर्थात यदि हम 45 से 90 में भाग दें तो 0 आ जाता है। तो इस स्थिति में जो है भाजक 45 है, इसलिए हमारा 225 और 135 का एचसीएफ 45 होगा, क्योंकि अंतिम स्थिति में प्राप्त भाजक ही दी गई संख्याओं का अभीष्ट मशक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 196 और 38,220 का एचसीएफ। दोस्तों, फिर वही काम करेंगे हम, छोटी बड़ी संख्याओं का चुनाव। तो 38,220 जो है 196 से बड़ा है, इसलिए हम लोग 196 से 38,220 में भाग देंगे, जो कि हमने भाग दिया है और 195 बार गया है। आप लोग अपने रफ में भाग करके देख लीजिएगा। और भाग जाने के बाद वो जो है शेषफल अंतिम में क्या हो जाएगा, 0 हो गया है। तो इसलिए इस स्थिति में जो भाजक होगा वो वही दी गई संख्याओं का अभीष्ट मशक होगा। अतः दी गई संख्याओं का एचसीएफ 196 होगा, क्योंकि इससे भाग देने पर शेषफल क्या हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 867 और 255 का एचसीएफ। तो 867 बड़ा है 255 से, इसलिए 255 से जो है भाग देंगे हम लोग 867 में, जो कि 3 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 102। तो शेषफल यहाँ पर जो है शून्य नहीं है, इसलिए जो है हम लोग 255 और 102 को लेकर फिर एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो फिर हमने जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया और 102 से 255 में भाग दिया, 2 बार गया और 204 आया और 51 जो है शेष बच गया, जो कि जो है 0 के बराबर नहीं है। इसलिए जो है अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, 51 से 102 में भाग देंगे। तो 51 से यदि हम 102 में भाग दें तो 2 बार जाएगा और शेषफल कितना हो जाएगा, शून्य। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस स्थिति में जो है शेषफल है, यानी कि रिमाइंडर जिसको कि हम आर कहते हैं, वो क्या है, शून्य हो गया है। तो इस स्थिति में जो है हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 51 से कटा है तो 51 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। दोस्तों, आप लोग को पहले वीडियो में बताया गया था कि किसी भी संख्या का जो है एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं का हम लोग जो है चयन करते हैं,
छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है। उसके बाद छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। यदि भाग देने के बाद शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है तो इस स्थिति में भाजक ही दी गई संख्याओं का अभीष्ट मसह होता है। यदि शेषफल शून्य नहीं होता है तो हम शेषफल और भाजक को लेकर उन पर जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं और फिर देखते हैं, यानी कि जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता है तब तक जो हम क्रिया करते रहते हैं। यदि शेषफल शून्य आ गया तो उस स्थिति में प्राप्त भाजक ही दी गई संख्याओं का मसह होगा। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं कि माना हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक a है, जिसको क्योंकि हमको दिखाना है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इसलिए जो है हम उस धनात्मक पूर्णांक को 6 से भाग देंगे और माना कि भाग देने पर कोई भागफल q और शेषफल r आ रहा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 6q + r, जहां r जो है भाजक से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। अर्थात जो r के संभावित मान होंगे या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 2, 3, 4 या 5 हो, 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो r होगा वो भाजक से सदैव छोटा यानी कि b से छोटा होगा। यदि हम r बराबर 0 लें तो a बराबर 6q होगा। यदि हम r का मान 1 लें तो a बराबर 6q + 1 होगा। यदि r का मान 2 लें तो a का मान 6q + 2 होगा। यदि r का मान 3 लें तो 6q + 3 का रूप का हो सकता है। यदि हम r का मान 4 लें तो a जो है 6q + 4 के रूप का हो सकता है। यदि हम r बराबर 5 लें तो a जो है 6q + 5 के रूप का हो सकता है। लेकिन हमको ये दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 6q जो है 2 से कट जा रहा है, इसलिए ये तो सम हो जाएगा, और 6q + 2 में 2 कॉमन है अर्थात ये भी 2 से कट जाएगा, इसलिए भी ये सम हो गया। और 6q + 4 में भी 2 कॉमन है, इसलिए ये भी जो है सम हो गया। अर्थात बची संख्याएं 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ही जो है विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप की हो सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का हो सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए इनका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे इसको हल करते हैं। तो जो दोनों समूहों का जो है समान संख्या वाला अधिकतम संख्या जो होगा वो 616 और 32 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बराबर होगा, क्योंकि जो है 616 सदस्य वाली आर्मी जो है 32 सदस्य वाली सेना के पीछे मार्च कर रही है, इसलिए जो हम सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालेंगे और वही जो है इनके अधिकतम स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। तो चलिए हम 616 और 32 का जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो 19 बार भाग जाएगा और शेषफल 8 बच जाएगा। तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे a बराबर BQ + R। तो क्योंकि जो है शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए हम एक बार फिर 8 और 32 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, जबकि हमारा जो है शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमारा भाजक कितना है, 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 के बराबर होगी, यानी कि वह संख्या अधिकतम जो है स्तंभों की संख्या 8 होगी जिसमें वो लोग मार्च कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला और चौथा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m अथवा 3m + 1 के रूप का होता है। तो चलिए हम दर्शाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम उस पूर्णांक को मान लेते हैं कि माना वह पूर्णांक यक्स है, जिसमें 3 से भाग देने पर कोई भागफल क्यू आता है और शेषफल आर आता है।
फिर हम उस पर जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम उसको लिख सकते हैं x बराबर 3q प्लस r, जहाँ जो r है 3 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है भाजक है, अर्थात r के जो संभव मान हो सकते हैं वो, तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, r के मान या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो। तो हम बारी बारी से जो है इनको जो है रख कर हम देखते हैं, यदि r बराबर 0 हो तो यह x का मान कितना हो जाएगा 3q। तो कह रहा वर्ग, तो हम मतलब वर्ग जो है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, हम वर्ग करेंगे तो x का वर्ग बराबर जो है 3q का वर्ग। तो 3q का वर्ग क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 क्यूब स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको किस रूप में दिखाना है 3m, तो हम 3 कामन ले लिया, बचा क्या 3 क्यूब स्क्वायर। हम 3 क्यूब स्क्वायर को जो है कोई पूर्णांक यम मान लेते हैं, माना कोई पूर्णांक यम है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 3m। चलिए यदि r बराबर 0 नहीं होता, r बराबर 1 होता, तब हम क्या करते, तो जो x का मान होता वो 3q ना होकर 3q प्लस 1 होता, तब उसका वर्ग करेंगे हम। तो उसका वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर 2ab यानी कि 6q प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो देखते हैं हम 3 यहाँ से कामन ले लें तो 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब बचता है और प्लस 1 बचता है। यदि हम 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब को जो है हम यम मान लें, मतलब कोई पूर्णांक यम मान लें, तो ये किस रूप का हो जाएगा 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा, यदि r बराबर 1 हो तब। यदि r बराबर 1 ना हो 2 हो तब क्या हो सकता है, चलिए हम r बराबर 2 रख के देख लेते हैं। यदि r बराबर 2 हो तो x का मान कितना हो जाएगा 3q प्लस 2, तो वर्ग करेंगे इसका तो एक्स स्क्वायर यानी कि इसका करेंगे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 3 त्रिक का 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 3 6 दूना 12 क्यूब प्लस 2 दूना 4, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 4 होगा, जिसमें से जो हम 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, और फिर जो है 3 प्लस 1 लिख कर उसमें से हम 3 क्या करते हैं कामन ले लेते हैं, और जो बचता है 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1, इसको हम यम मान लेते हैं, माना कोई पूर्णांक यम है जिसमें 3 से गुणा किया गया है। तो हम 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 को हम यम मान लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ यम 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 एक पूर्णांक है। अब हमने देखा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है।